जय हिंद दोस्तों। तो देखते हैं भारत इतिहास की एक मुख्य घटना कि किस प्रकार एक भारतीय ने पूरे विश्व विजेता सिकंदर को भारत जीतने से रोका था। बराबर। तो उस अकेले अपने दम पे उसने किस तरीके से पूरे एक विश्व को पूरा जीतने वाले सिकंदर को भारत को जीतने से रोका, क्या क्या उसने किया, तो अब उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। बराबर। तो ये बात है ईस्वी सन 326 के टाइमिंग की, 326 BC के समय की। तो ये जो समय था उस समय ये हमारे भारत में मगध पूरा एक बहुत बड़ा एक विस्तार था, या कह सकते हो पूरे अखंड भारत पे राज करने का कार्य जो था उसका मेन राजा कहाँ पे थे, मगध में रहते थे। तो मगध में उस समय कौन सा वंश, मगध में उस समय नंद वंश चल रहा था। तो उस नंद वंश के संस्थापक तो महापद्म नंद थे, पर उनके बेटे आए थे जब धनानंद। तो धनानंद उस समय उस वंश के राजा थे, उस समय कह सकते हो कि 326 BC के समय के ये राजा थे। बराबर। भारत में मगध में बिहार के पास में आए हुए मगध। तो ये जो राजा थे धनानंद, एक तरीके से कह सकते हो पूरा वो घमंडी टाइप के थे। अब इनको पूरा कुछ सब कुछ मिला हुआ है, तो बचपन से इनको कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो एक पैसे का है तो रौब, एक तरीके से घमंड तो इनके पास था बहुत, एक तरीके से कह सकते हो। तो ये घमंडी राजा, और भारत के इधर साइड में सबसे पश्चिमी साइड में जो तक्षशिला था, या कह सकते हो जो अभी का पाकिस्तान, तो पाकिस्तान गांधार ये सब जो नाम से जाना जाता था पहले, तो ये भी क्या था, भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत था वो, है ना। तो ये जो तक्षशिला था वहाँ के राजा थे अंबिक, बराबर, राजा अंबिक। तो उसी समय जब 326 BC की बात है, उसमें हम सिकंदर की एंट्री हुई थी भारत में। सिकंदर का जो नाम था अलेक्जेंडर निकेटस था, जिसको हम नॉर्मली सिकंदर के नाम से जानते हैं। सिकंदर तो आप जानते हो उसको विश्व विजेता कहते हैं। नॉर्मली देखो उसको विश्व विजेता इसलिए कहा, वैसे इसने बहुत ज़्यादा मतलब नहीं जीता था, मैक्सिमम 6 या 7 जितने ही देश को इसने जीता था। फिर भी इसको हम विश्व विजेता इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये जीता था उस समय के टाइमिंग में 6 या 7 देश खोजे गए थे, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विश्व विजेता कहते हैं। 6-7 देश उसमें खोजे गए थे। तो उसी में तुर्की, मिस्र, इराक ईरान ऐसे कुछ देश है जिसको इसने जीता था, उस समय के खोजे गए वो देश थे। बराबर। तो इसके अंदर एक पूरा जुनून सवार था कि हर एक पूरे विश्व को मुझे जीतना है। बराबर। विश्व विजेता की उपाधि लेनी है मुझे। तो एक विश्व विजेता की उपाधि लिए हुए मतलब एक लेना चाहता था, जिसके लिए वो भारत को भी जीतने आया था। तो उस समय भारत के लगभग हम पश्चिमी साइड की बात करें तो पश्चिमी साइड में यानी तक्षशिला में, तो तक्षशिला में राजा थे अंबिक, 1 नंबर का डरपोक राजा था। बराबर। 1 नंबर का डरपोक था, अय्याश था, इसका खुद का दाम्पत्य जीवन अच्छा था नहीं। तो ये जो राजा था एकदम डरपोक था। अब इसने सुना कि मतलब विश्व विजेता सिकंदर आ रहा है हमारे भारत पे कब्जा करने, तो ये अब सोचा, अब डर गया, अब इससे तो हम उसने सोच लिया कि मैं तो लड़ पाऊंगा नहीं, इसलिए तुरंत इसने क्या किया, अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर वो जब आगे सिकंदर को एक मन बढ़ गया उसका, आगे बढ़ते हैं। तो सिकंदर जब आगे बढ़ा तो आगे उसको एक सिंध के राजा थे पोरस। बराबर। सिंध के राजा थे पोरस। तो सिंध राजा पोरस थे, एक बहुत ही कह सकते हो ज़्यादा मतलब सिंध के जो राजा पोरस थे एक वीर योद्धा थे, कह सकते हो। इनसे जब सिकंदर की जब लड़ाई हुई थी तो भले पोरस हार गए थे क्योंकि एक छोटे से हिस्से में, और वो सिकंदर एक बहुत उसकी बड़ी सेना थी, तो ये तो जाहिर सी बात है जीतने वाला नहीं है। पर फिर भी इसकी बहादुरी देख के सिकंदर जो है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, है ना। सिकंदर की बीवी थी रक्सोना भी इससे काफ़ी खुश हो गई थी। तो इसको सिकंदर को लगने लगा कहीं इससे ना फंस जाए, तो इसने इसे राखी बनवा दिया है। कहने का सेंस है मतलब कि इसकी बहादुरी को देखते हुए इसकी जो बीवी थी रक्सोना, है ना, रक्सोना ने इसको राखी बांधा था। रक्सोना इसकी बहादुरी को देखते हुए, तो फिर बाद में इसको इसके प्रांत को भी वापस लौटा दिया गया। और ये अब क्योंकि रक्सोना ने राखी बांध दिया तो एक तरीके से वो जीजा बन गया उसका। तब कुछ भी करो भाई, अब उसके साथ जाना ही पड़ेगा। सिकंदर तो चाहता ही था पूरे भारत को जीतना, है ना, तो भारत को जीतना चाहता था। ये चाहे कितना भी, देखो हार गए भाई, अब ज़्यादा अकड़ भी नहीं दिखा सकते, नॉर्मल सी बात है। अब हार गया है, अब बोले नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, अपने ही देश को तुम्हारे हवाले करूँ, इस तरीके से मैं नहीं करूँगा, ऐसा बोल भी नहीं सकते क्योंकि अब हार चुके बहुत ज़्यादा। मतलब देखो ठीक है, अच्छी बात है कि तुम लड़े, अच्छे ढंग से लड़े, तुम्हारी बहादुरी पे इन लोगों ने मतलब एक सम्मान किया, पर ज़्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि हारे हुए हो। तो इसलिए फिर क्या हुआ, इसको मजबूरन में इसके साथ आना पड़ा, इसके साथ हो गया। तो सिकंदर पोरस ये दोनों मिल के भारत के अंदर की तरफ जा रहे थे। तो उसी समय तक्षशिला में एक जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो आचार्य थे चाणक्य, जिसको चाणक्य नाम से जानते हैं, चाणक्य को ही हम गुणीपुत्र
और विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य, ऐसे इनके नाम हैं। कई सारे नाम हैं, जो भी नाम दिया जाए तुम याद रखना कि ये चाणक्य का ही नाम है। गुणिपुत्र, फिर विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये नाम किसका है? चाणक्य का। तो उसी समय ये जो तक्षशिला था वहाँ पे आचार्य थे चाणक्य, बराबर। तो चाणक्य इनको लग गया कि मतलब ये जो सिकंदर है अब इसके ऊपर पूरा सवार है, भूत सवार है कि अब देश को, पूरे भारत को हमें जीतना है, विश्व विजेता बनना है। तो विश्व विजेता का इसका भूत सवार था। तो इसने चाणक्य ने सोचा कि अब कुछ भी करके अब इसको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये डायरेक्ट गया पहले कि उस समय मगध वंश के राजा यानी धनानंद के पास गया। तो धनानंद ने इसकी बेइज्जती कर दी, इसकी जो चुटिया थी उसको ऐसा खोल दिया, मतलब एक तरीके से उसकी बेइज्जती की। तो इसने बोल दिया कि अब जब तक मैं तुम्हारे पद से ना हटा लूँ तब तक ये चुटिया नहीं बंद होगा। इस तरीके से उन्होंने प्रण लिया था। तो फिर ये सीधा ये गए, अपने एक शिष्य थे, इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने उनको सिखाया, चंद्रगुप्त मौर्य। अब काफ़ी ज़्यादा शौर्य, एक वीर थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शिष्य थे। इन्होंने अपने शिष्य को तैयार किया। अब ये जानते थे, देखो अब ये तो चाहते तो डायरेक्ट बता देते धनानंद के बारे में कि धनानंद ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो जाते डायरेक्ट सीधा इन्हीं को ठोक देते, गया धनानंद जी। तो इन्होंने सोचा कि भाई देखो, अगर ये बात अभी छुपा के रखते इसको बाद में करेंगे, पहले ज़रूरी क्या है कि ये सिकंदर जो हमारे भारत में एंट्री ले रहा है, ये सबसे, इसको हटाना सबसे ज़रूरी है। ऐसा इन्होंने सोचा चाणक्य ने। तो इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि अब क्या कर सकते हैं हम। तो काफ़ी कुछ सोचने के बाद इन लोगों ने, देखो अब ये जब आ रहे थे तो एक भारत के अंदर कस्बे इसमें पाकिस्तान में तो आ ही गए थे, भारत की इस साइड अंदर साइड में भी नहीं आए थे, अभी का जो भारत है उसके अंदर तक नहीं आए थे। तो एक नदी थी झेलम नदी, है ना, झेलम नदी, जिसको वितस्तता नदी उस समय कहते थे, वितस्तता। तो ये जो झेलम नदी थी, झेलम नदी के उस पार ये लोग थे, सिकंदर लोग। अब चाणक्य ने सोचा कि अब किसी भी तरीके से पहले इसको हटाना जरूरी है, इसको हटा देंगे बाद में इसका फाइल निपटाएंगे। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए सिकंदर। तो इनको चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के बारे में नहीं बताया, खाली इतना बताया कि किस तरीके से ये सिकंदर को पहले हटाया जाए। तो इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की, दोनों ने मिलके। फिर झेलम नदी के पार, देखो झेलम नदी के पार आ जाते, मतलब आधुनिक हमारे जो अभी का जो भारत है उसमें इंटर कर जाते हैं, तो उसको भी जीत लेते हैं। तो एक तरीके से वो न हो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, झेलम नदी में एक तरीके से पूरा एक अफवाह फैला दिया। क्या अफवाह फैलाया कि जो भी इस नदी को, जो एक गलत मंसूबे से इस नदी को पार करके आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, अलग अलग तरह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब ये देवताओं का एक, जो हमारी नगरी है, जो भारत देश है वो देवताओं का देश है। तो इसमें अगर किसी गलत मंसूबे लेके तुम अंदर आओगे तो इसमें फिर तुम्हें नुकसान होगा और मारे जाओगे। इस तरीके से ऐसा कुछ अफवाह फैला दिया गया। अब अफवाह फैलाए हो तो भाई उसको कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोग इस अफवाह को माने, है ना। तो अब सेम ये क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य और इन्होंने कुछ, मतलब इन लोगों, तो इन्होंने क्या किया कि 20 कन्याओं को कुछ भेज दिया। अब ये अलग अलग प्रकार के इनके जहर होते ही है, बराबर। तो अलग अलग प्रकार के जहर की इन्होंने खोज की थी। अब वो जहर ऐसा था कि आज खाओगे 2 दिन बाद असर करेगा, आज खाओगे 1 हफ्ते बाद असर करेगा, आज खाओगे 2-4 घंटे बाद असर करेगा। कुछ इस तरीके से जहर के अलग अलग वैरायटी के जहर इन्होंने लिया था और जाके खिला दिए। ऐसे उन सेनाओं को खिला दिया जो झेलम नदी को पार करके इधर आने वाले थे। ऐसे कुछ लोगों को उसमें उनके खाने में मिला के ऐसे दे दिया। अब दे दिए तो कुछ लोगों ने सोचा ये अफवाह, ये फालतू का अफवाह, एक बार हम ऐसे जाके देखते हैं। और जितने ऐसे लोग पानी में गए थे, झेलम नदी में अगर उतरे थे, वो लोग क्या हुआ 2 से 3 दिन, मतलब धीरे धीरे एक ऐसा कुछ हुआ बिना मतलब कि कुछ, जैसे कह सकते हो असंभव, या कह सकते हो कि किस घटना या कैसे उनकी मृत्यु कुछ पता ही नहीं चला, है ना। कि जो वो सब ऐसे जितने भी वो लोग थे या सेना थे जो नदी को पार करके अंदर आए थे, उन लोगों को जहर दे दिया। तो ये जहर तो अब 1-2 दिन बाद असर करेगा। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे, कि मतलब कोई जो पानी में गया उसी लोग को खाली असर हो रहा है, वही लोग खाली मर रहे हैं, है ना। इन्होंने अफवाह फैलाया था और ये चीज़ जब हुआ तो सबको अंदर एक तरीके से बात फैल गया कि हाँ जरूर ये झेलम नदी में कुछ देवताओं का वास है, इसको हमें एक गलत मंसूबे से पार नहीं करना है। तो जितनी भी उस समय की वहाँ उसकी सेना थी, यानी ये अलेक्जेंडर निकेटस की सेना, उसके अंदर एक खौफ आ गया कि मतलब कि ये नदी को हम पार करके जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे सेना थे जो मर गए थे इसमें, एक रहस्यमयी मौत। अब उस समय तो ये यहाँ की तरह पूरा जैसा अभी टेक्नोलॉजी विकसित तो है नहीं कि देख लेंगे किस वजह से मौत हुई है। तो अब लोगों, जो उस समय की सेना थी, उस सेना में एकदम पूरा क्या हो गया, हड़कंप मच गया, लोग डर गए, एकदम भयभीत हो गए।
तो इन्हीं में थल सेना के प्रमुख थे सेल्यूकस निकेटस। बराबर। तो अब इनको कुछ लगता था कि ऐसा एक फालतू खाली अफवाह है, पर लेकिन अब सेना भी क्या करे, सेना के अंदर एक डर फैल गया, एक खौफ हो गया कि भाई अब झेलम नदी पार करेंगे तो भगवान उनको मार देंगे, है ना। तो इस तरीके से एक अफवाह की वजह से कैसे मतलब, अब इसके कई सारे कारण ये भी हो सकते हैं। देखो, एक तो अफवाह हो गया और दूसरा ये भी कारण था कि अब उतना आ रहे हैं इतने जगह से जीतते हुए आने, तो सेना भी काफ़ी थक गई थी। तो सेना को लगा कि नहीं, अब इसके पार जाना बहुत गलत हो सकता है, उधर जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। तो फिर एक उनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ गया। अलेक्जेंडर निकेटस को मतलब ना चाहते हुए वापस जाना पड़ा। तो इस तरह सोचो, इन दोनों ने मिल के कैसे पूरे एक विश्व विजेता को हराया, है ना। तो अब ये लोग, फिर उनको वापस कर दिया गया, चले गए ये लोग वापस अपना। इसको लग रहा था कि कुछ तो लोचा है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि झेलम नदी पार करेंगे मर जाएंगे, कुछ लग रहा था इसको, अंदर अंदर से डाउट हो रहा था। पर क्या कर सकता है, अब सेना ही नहीं चाह रही तो अकेले थोड़ी जाके लड़ेगा अभी। तो अब ये लोग वापस जाने लगे। तो ये सिकंदर जो है लगभग 1323 ईस्वी सन में इराक में थे, इराक के बेबीलोन में थे। तो यहीं पे बेचारे इनकी पेट दर्द करने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अलेक्जेंडर निकेटस की यानी सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। इनके घोड़े का नाम था बुकेफेरोन। इसके साथ इन्होंने काफ़ी सारा मतलब लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो भी यहीं पे उसका भी मृत्यु हो गया था बेबीलोन में। बराबर। तो इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो अब इस तरीके से चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे भारत, एक अखंड भारत को बचा लिया कि ये जो सिकंदर है, विश्व विजेता सिकंदर, उसको भारत पे आक्रमण करने से रोका। बराबर। अब जब ये काम हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि ये भी था, इसका भी फाइल निपटाना है, ये ज़रूरी है। इसके जब बारे में बताया तो ये गुस्सा हो गया। तो गए सीधा धनानंद को, पहले उसको मारने के लिए वैशाली में गए थे। तो स्टार्टिंग में तो जीत नहीं मिली थी, बाद में जब ये धनानंद मर गए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य आए, इन्होंने मौर्य वंश को चालू कर दिया, या तो कह सकते हो मौर्य वंश की स्थापना कर दी। बराबर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से, एक भारतीय ने अपनी बुद्धि से पूरे विश्व विजेता सिकंदर को अकेले हराया। ओके, तो आज के लिए इतना।